हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशल ग्रुप से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं एंड ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी एग्जाम्स के लिए क्लास इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का, जीके का आपको यहाँ पर जीएस का जीआईसी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीडीसी एग्जाम के लिए भी समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बात की जाए राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सोशोलॉजी के प्रैक्टिस सेट की, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा इसके जीएस का जो आपका जीके का पेपर है उसका भी प्रैक्टिस सेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए भी यहाँ पर आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आरपीएससी आपका ये जो सेकेंड ग्रेड है इसके लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। और बात की जाए यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए नोट्स की, तो आपको यहाँ पर ये नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए। इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर कराया गया है। इसके अलावा ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट से, इनसे रिलेटेड आप नोट्स यहाँ पर देख सकते हैं। ये टॉपिक्स बेसिक है, ठीक है। ये आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी जो परीक्षाएं हैं उनमें आपको ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं, ये थिंकर से रिलेटेड नोट्स हैं। इनमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं, ठीक है। किस तरह से नोट्स हैं, यहाँ क्या दिया गया है, किस तरीके से है, कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखिए 25 प्रश्न हो गए थे, यहाँ तक हो गया था, ठीक है, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, सर्वप्रथम संदर्भ समूह का वर्णन अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में किया है। विकल्प में यहाँ पर हर्सल, शुट्स, हाइमैन, मर्टन दिए गए। इनमें से किसने सबसे पहले संदर्भ समूह का वर्णन अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में किया है? द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस किसकी पुस्तक है और इस पुस्तक में संदर्भ समूह की बात किसने की है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हाइमैन, ठीक है, हाइमैन हो जाएगा। द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस ये कब आती है? 1942 में पुस्तक आती है। और मर्टन की बात की जाए तो मर्टन ने समाजशास्त्र में बात की है, ठीक है। मर्टन ने समाजशास्त्र में सर्वप्रथम संदर्भ समूह की बात की है, ठीक है। मर्टन ने समाजशास्त्र में सर्वप्रथम संदर्भ समूह यानी कि रेफरेंस ग्रुप की बात की है। संदर्भ समूह जिसका कि व्यक्ति सदस्य नहीं होता है लेकिन सदस्य बनने की वो क्या करता है, चाह रखता है, ठीक है। सदस्य बनने का वो प्रयास करता है, उसकी तरह बनने का प्रयास करता है। उसका जो लाइफ स्टाइल है, उसके बिहेवियर को अपने में चेंज लाना चाहता है, उस तरह का बनने का प्रयास करता है, ठीक है। उस ग्रुप का मेंबर बनने की कोशिश करता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मर्टन के संदर्भ समूह के आधार की, तो मर्टन ने संदर्भ समूह के आधार भी दो बताए थे। एक तो आकांक्षा बताया था, ठीक है, एक हो जाएगा आकांक्षा और दूसरा हो जाएगा तुलनात्मक अभावबोध। तुलनात्मक अभावबोध हो जाएगा, ठीक है। तुलनात्मक अभावबोध हो जाएगा। ये आपका ये दो आधार हैं जो कि रॉबर्ट किंग मर्टन ने बताए हैं संदर्भ समूह के। संदर्भ समूह जिसका कि व्यक्ति सदस्य नहीं होता है लेकिन उसका सदस्य वह बनना चाहता है, ठीक है। समाजशास्त्र में सबसे पहले रॉबर्ट किंग मर्टन ने बात की है। ऐसे पूछा जाए सबसे पहले किसने बात की? हाइमैन की। ये पुस्तक डायरेक्टली पूछ ली जाए किसके द्वारा लिखी गई है तो भी आप याद रखेंगे। और कब आती है? 1942 में आती है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, संदर्भ समूह का विभाजन काल्पनिक संदर्भ समूह व वास्तविक संदर्भ समूह में किसने किया? न्यूकॉम, ऑटो क्लाइनबर्ग, शेरिफ या फिर इनमें से कोई भी नहीं। संदर्भ समूह का विभाजन काल्पनिक संदर्भ समूह व वास्तविक संदर्भ समूह में किसने किया? ये दो प्रकार संदर्भ समूह के किसने बताए हैं? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? संदर्भ समूह का विभाजन काल्पनिक संदर्भ समूह व वास्तविक संदर्भ समूह में किसने किया? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑटो क्लाइनबर्ग। ऑटो क्लाइनबर्ग होगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। संदर्भ समूह का विभाजन काल्पनिक संदर्भ समूह व वास्तविक संदर्भ समूह में किसने किया है? ऑटो क्लाइनबर्ग ने किया है, ठीक है। और काल्पनिक संदर्भ समूह में व्यक्ति इसके प्रति जागरूक नहीं होता है, कल्पना के आधार पर उस तरह से बनने का प्रयास करता है। और वास्तविक संदर्भ समूह के प्रति व्यक्ति जागरूक होता है, ठीक है। न्यूकॉम की बात की जाए तो इन्होंने सकारात्मक संदर्भ समूह, सकारात्मक संदर्भ समूह
व नकारात्मक संदर्भ समूह की बात की है। किसने? न्यूकॉम्ब ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, आकांक्षा व तुलनात्मक अभाव बोध के आधार पर संदर्भ समूह के निर्माण की बात करने वाले हैं। ऑप्शन है हाइमन, आर.के. मर्टन, स्टॉफर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आकांक्षा व तुलनात्मक अभाव बोध के आधार पर संदर्भ समूह के निर्माण की बात करने वाले कौन है? आर.के. मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन है। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, अपनी पुस्तक सोसाइटी में किस समाजशास्त्री ने समूह को व्यक्तियों का संकलन माना? विकल्प में मैकेवर एंड पेज, गिलेन एंड गिलेन, कूले, डेविस यहाँ पर दिए गए हैं। सोसाइटी इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने समूह को व्यक्तियों का संकलन माना। वे कौन है? यहाँ पर सही क्या होगा? विकल्प ए। ठीक है, ऑप्शन ए मैकेवर एंड पेज हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में आपस में सामाजिक संबंध पाया जाता हो। ठीक है, उसे इन्होंने क्या कहा है? सामाजिक समूह कहा है। ठीक है, सोशल ग्रुप कहा है। व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में पारस्परिक संबंध पाया जाता है और साथ में एक याद रखेंगे आप, निश्चित संगठन। ठीक है, निश्चित संगठन को भी बताया इन्होंने। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न है, आकार के आधार पर समूह को एकल, द्वैत और त्रैत के रूप में किसने विभाजित किया? सेमेल, स्मॉल, स्पेंसर, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शन है। आकार के आधार पर समूह को एकल, द्वैत व त्रैत के रूप में किसने विभक्त किया है या विभाजित किया है, या समूह के ये 3 प्रकार एकल, द्वैत, त्रैत किसने बताए हैं? यहाँ पर सही क्या होगा? सिमिल होगा। ठीक है, सिमिल होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिमिल यहाँ पर राइट है। एकल, द्वैत, त्रैत, त्रासदी की संस्कृति की बात सिमिल द्वारा की गई है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। आगे देखते हो, और ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ये इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। सिमिल ने समूह के 3 प्रकार एकल, द्वैत, त्रैत बताए हैं। आधार कौन सा था? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आकार के आधार पर ये बताए हैं। प्रश्न है, समूह की व्याख्या वस्तुपरक व व्यक्तिपरक के रूप में किसने की? रॉबर्ट किंग मर्टन, दुर्खीम, जॉनसन, जिन्सबर्ग। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समूह की व्याख्या वस्तुपरक व व्यक्तिपरक के रूप में किसने की है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट किंग मर्टन। ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। इन्होंने समूह की व्याख्या वस्तुपरक व व्यक्तिपरक के रूप में की है। ठीक है, और समूह निर्माण के लिए 3 तत्व बताते हैं। रॉबर्ट किंग मर्टन समूह निर्माण के लिए 3 तत्व बताते हैं। एक तो बताते हैं 2 या अधिक व्यक्तियों का संकलन। ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संकलन। दूसरी की अगर हम बात करें, इनके बीच में पारस्परिक संबंध। ठीक है, इनके बीच, या हम यूं कहें पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंध भी होना चाहिए इनके बीच में। ठीक है, या हम कह सकते हैं सामाजिक संबंध। ठीक है, सामाजिक संबंधों का होना। और तीसरी की अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे, व्यक्ति जो है, ठीक है, उसमें यह भावना का होना कि वह व्यक्ति उस समूह का सदस्य है, ये क्या कहलाएगी? व्यक्तिपरक। और साथ ही समूह के अंदर भी यह भावना का होना, या ये भावना पाई जाए कि वह व्यक्ति हमारे ग्रुप का मेंबर है, तो ये क्या कहलाएगी? वस्तुपरक कहलाएगी। ठीक है, तो व्यक्तिपरक, वस्तुपरक से समझे आप कि व्यक्ति जो है, जो संदर्भ समूह का बनने का प्रयास कर रहा है कि उस समूह का वह सदस्य बने। ठीक है, तो उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर ये भावना पाई जाए कि वह व्यक्ति क्या है? उस ग्रुप का मेंबर है। इसको वो क्या कहते हैं? व्यक्तिपरक कहते हैं। वहीं पर जो वह समूह है, उस समूह में भी ये भावना पाई जाए कि वह व्यक्ति हमारे ग्रुप का ही सदस्य है, यह क्या कहलाएगी? यह वस्तुपरक कहलाएगी। तो ये 3 तत्व बताए थे। पहला तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संकलन, फिर तीसरा हो जाएगा सामाजिक संबंध। ठीक है, और चौथा हो जाएगा ये वस्तुपरक और व्यक्तिपरक
परख वाली जो भावना है। ठीक है, इन 3 तत्वों के आधार पर इन्होंने समूह की बात की थी, रॉबर्ट किंग मोर्टन ने। इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, संरचना के आधार पर समूहों का वर्गीकरण किसने किया? स्पेंसर, दुर्खीम, सैडरसन, गुडे। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। संरचना के आधार पर समूहों का वर्गीकरण किसने किया? संरचना के आधार पर किसने बात बताई है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सैडरसन। ठीक है, सैडरसन हो जाएगा। और सैडरसन ने 3 तरह के ग्रुप की बात की थी। एक तो इन्होंने ऐच्छिक समूह बताया है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? ऐच्छिक समूह। दूसरे समूह की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा समूह क्या हो जाएगा? अनैच्छिक समूह। ठीक है, दूसरा क्या होगा? अनैच्छिक समूह हो जाएगा, ऐच्छिक समूह, अनैच्छिक समूह। और तीसरे समूह की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा क्या होगा? प्रातिनिधिक समूह। ठीक है, प्रातिनिधिक समूह हो जाएगा, ऐच्छिक, अनैच्छिक, प्रातिनिधिक समूह हो जाएगा। ये 3 प्रकार है जो कि सैडरसन ने बताए हैं संरचना के आधार पर। इसके अलावा अगर हम बात करें वार्ड की, ठीक है, वार्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 तरह के समूह की बात करते हैं। एक इन्होंने ऐच्छिक समूह बताया है। ठीक है, वार्ड ने ऐच्छिक समूह बताया है। और दूसरा क्या बताया है इन्होंने? अनैच्छिक समूह। वार्ड ने ऐच्छिक समूह और दूसरा क्या हो जाएगा? अनैच्छिक समूह बताया है। ये किसने बताया है? ये वार्ड द्वारा बताया गया है। मिलर की अगर हम बात करें तो मिलर भी 2 तरह के समूह की बात करते हैं। एक मिलर ने बताया है उद्रक समूह। ठीक है, उद्रक समूह। और दूसरा इनका हो जाएगा क्षैतिज समूह। ठीक है, उद्रक समूह और क्षैतिज समूह ये किसने बताए हैं? मिलर ने। वार्ड ने ऐच्छिक, अनैच्छिक बताया है। और इसी में एक तीसरा प्रातिनिधिक जोड़ दिया जाए, प्रातिनिधिक समूह, तो ये सैडरसन का हो जाएगा जो कि संरचना के आधार पर बताया गया है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। ये समूह के प्रकार इस तरह से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अर्ध समूह का उदाहरण नहीं है। सिनेमा देखते हुए लोग, बस का इंतजार करते लोग, रेल में यात्रा करते लोग, ऑफिस में काम करते कर्मचारी। अर्ध समूह क्वाइसी ग्रुप क्या है, या अगर हम कहें आभासी समूह क्या है? तो सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? जिन्सबर्ग व बोटोमोर के द्वारा। ठीक है, यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? जिन्सबर्ग व बोटोमोर के द्वारा यह अवधारणा दी गई है। अब अर्ध समूह या हम कहें आभासी समूह या क्वाइसी ग्रुप किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में निश्चित संगठन व संरचना का अभाव पाया जाता है, जागरूकता का अभाव पाया जाता है। ऐसे व्यक्तियों के संकलन को हम क्या कहेंगे? अर्ध समूह या हम क्वाइसी ग्रुप कहेंगे। जैसे कि बस स्टैंड में बस का वेट करते हुए लोग। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? व्यक्तियों का ये जो संकलन है वो क्या है? क्वाइसी ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पर उदाहरण नहीं है, यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑफिस में काम करते कर्मचारी, ये यहाँ पर नहीं होगा, बाकी सारे अर्ध समूह के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑफिस में काम करते हुए कर्मचारी चूंकि एक ही जगह पर काम कर रहे हैं तो उनमें जागरूकता पाई जाएगी, निश्चित संगठन होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये क्वाइसी ग्रुप का एग्जाम्पल नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देखें, प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की पोशिकाएं किसने कहा? समनर, बोगार्डस, कूले, मैकएवन, पेज। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की पोशिकाएं किसने कहा? यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकएवन एंड पेज क्या कहते हैं? प्राथमिक समूह सामाजिक संरचना की इकाई व कोशिका है। ठीक है, प्राथमिक समूह सामाजिक संरचना की इकाई व कोशिका है। ये किसका कहना है? मैकएवन एंड पेज का कहना है। ये भी आप याद रखेंगे बात। और एक पार्सन्स के द्वारा स्टेटमेंट आता है, हमारी मानवीयकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में होती है। ये किसने कहा है? ये पार्सन्स ने कहा है। हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में होती है, पार्सन्स का कहना है। मैकएवन पेज कहते हैं प्राथमिक समूह सामाजिक संरचना की इकाई व कोशिका है। किसका कहना है? यह मैकएवन पेज का कहना है। प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की कोशिकाएं कहने वाले कौन है? कूले हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? कूले राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह है? ऑप्शन है परिवार, ऑफिस, बच्चों का खेल समूह, पड़ोस। यहाँ पर देखिए सेकेंडरी ग्रुप की बात हो रही है, इनमें से कौन सा है? तो देखिए परिवार, ऑफिस हो जाएगा,
जाएगा। बच्चों का जो खेल समूह है ये किसके हैं, यहाँ पर जो परिवार, ठीक है, बच्चों का खेल समूह और पड़ोस, ये प्राइमरी ग्रुप के हैं। यहाँ पर सेकेंडरी ग्रुप का पूछा जा रहा है तो यहाँ पर ये ऑफिस हो जाएगा। और परिवार, बच्चों का खेल समूह और जो पड़ोस है, ये प्राथमिक समूह के उदाहरण किसने बताए थे, कूले ने बताए थे। ठीक है, कूले द्वारा ये बताया गया था। चलिए आगे देखते हैं। और द्वितीयक समूह की अगर लक्षण विशेषताओं की बात करें तो इसमें क्या होगा, ऐच्छिक सदस्यता होती है। ठीक है, ऐच्छिक सदस्यता होती है, वृहद आकार होता है, औपचारिक व वैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अवैयक्तिक संबंध होते हैं, औपचारिक व अवैयक्तिक संबंध होते हैं। और इसमें क्या होता है, निश्चित संगठन। ठीक है, निश्चित संगठन, ये इसके लक्षण हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्राथमिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति निम्न में से किस प्रकार की होती है, वैयक्तिक संबंध, औपचारिक संबंध, जटिल संबंध या फिर इनमें से कोई भी नहीं। प्राइमरी ग्रुप के बारे में बात हो रही है। प्राथमिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति किस तरह से होती है। प्राथमिक समूह की बात किसने की थी, ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, कूले के द्वारा दी गई है। किस पुस्तक में दी गई है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दी गई है। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये इनकी पुस्तक है, इसमें दी गई है। कब आती है बुक, 1909 में आती है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इस पुस्तक में कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा, प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया। अब होता क्या है, व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध व सहयोग पाया जाता है, व्यक्तियों के ऐसे संकलन को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी ग्रुप कहेंगे, प्राथमिक समूह कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर वैयक्तिक संबंध होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, वैयक्तिक संबंध हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, क्षेत्रीय समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह, ये वर्गीकरण दिया है विकल्प में। यहाँ पर मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, आर के मर्टन, बी रेस्टेड यहाँ पर दिए गए हैं। क्षेत्रीय समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह का ये इस तरह से जो क्लासिफिकेशन है ग्रुप का, वो किसके द्वारा किया गया है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर मैकेवर एंड पेज होगा। मैकेवर एंड पेज, और इनका एक स्टेटमेंट आता है, हम समिति के सदस्य होते हैं, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं होते हैं। ये किसका कहना है, मैकेवर का कहना है। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं होते, ये बात किसके द्वारा कही गई है, मैकेवर के द्वारा कही गई है। और ध्यान रखेंगे, समिति समुदाय नहीं है। ठीक है, समिति समुदाय नहीं है, बल्कि समुदाय के अंतर्गत संगठन है। ठीक है, समुदाय के अंतर्गत क्या है, यह संगठन है। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखेंगे, मैकेवर के द्वारा दिए गए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन एक सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व है। विकल्प में प्रयोग, अवलोकन, अंतरक्रिया, खोज दिया गया है। इनमें से कौन एक सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व है। यहाँ पर राइट क्या होगा, यहाँ पर अंतरक्रिया होगा। ठीक है, अंतरक्रिया होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जॉनसन ने, आपको याद रखना है, जॉनसन ने किसको बताया था, आपसी सहयोग को। ठीक है, आपसी सहयोग को सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व बताया था। ध्यान रखेंगे आप, आपसी सहयोग को सामाजिक संबंध, सामाजिक समूह के लिए आवश्यक तत्व बताया था। और ये भी बताया जो संबंध होते हैं, ठीक है, सामाजिक संबंधों को भी माना है। ठीक है, सामाजिक संबंधों को भी इन्होंने आवश्यक माना था। और कहते हैं कि सभी सामाजिक संबंध समूह का निर्माण भी नहीं करते। सामाजिक संबंध को भी समूह के निर्माण के लिए आवश्यक माना, जागरूकता के साथ साथ। लेकिन जॉनसन ये भी कहते हैं कि सभी संबंध सामाजिक समूह का निर्माण भी नहीं करते हैं। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, औपचारिक संबंध निम्न में से किस समूह का लक्षण है। प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, स्थानीय समूह, स्थायी समूह। औपचारिक संबंध, औपचारिक संबंध इनमें से किस समूह का लक्षण है। कौन सा समूह हो जाएगा, द्वितीयक समूह। ठीक है, प्राथमिक समूह में अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। अनौपचारिक संबंध किसमें होंगे, प्राथमिक समूह में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा।
प्रश्न है निम्न में से कौन सी विशेषता किसी सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है? द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है। देखिए विकल्प ए है यह औपचारिक नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। विकल्प बी यह आमने सामने का पड़ता है। विकल्प सी यह अवैतिक होता है। विकल्प डी यह सामान्यतः आधुनिक जटिल समाजों में पाया जाता है। सेकेंडरी ग्रुप द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यह आमने सामने का पड़ता है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी विशेषता है? ये प्राइमरी ग्रुप की है, प्राथमिक समूह की है। ठीक है, तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से किस समाजशास्त्री ने प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तावित किया? GH मीड, CH कूले, इमाइल दुर्खीम, RK मोर्टन। यहाँ पर देखिए प्राथमिक समूह की बात हो रही है। तो प्राथमिक समूह की अगर हम बात करें तो किसके द्वारा अवधारणा दी गई थी? CH कूले के द्वारा दी गई थी। किस पुस्तक में दी गई थी? तो बुक का नाम क्या है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कब आती है ये पुस्तक? सोशल ऑर्गेनाइजेशन कब आती है? 1909 में आती है। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 में यह पुस्तक आती है। और ये इनका कॉन्सेप्ट है। होता क्या है, प्राथमिक समूह किसे कहा जाएगा? तो व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध व सहयोग पाया जाता है। व्यक्तियों के ऐसे संकलन को हम क्या कहेंगे? प्राथमिक समूह कहेंगे। चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है इनमें से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? शारीरिक समीपता, छोटा आकार, संबंध स्वयं साध्य होते हैं, संबंधों की लघु अवधि प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर सही क्या होगा? प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर संबंधों की लघु अवधि होगा, विकल्प डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है आमने सामने की घनिष्ठ संबंधों वाले समूह का क्या नाम है? विकल्प में द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह, प्राथमिक समूह और औपचारिक समूह दिया गया है। आमने सामने के घनिष्ठ संबंधों वाले समूह का क्या नाम है? उसे क्या कहा जाएगा? यहाँ पर सही होगा प्राइमरी ग्रुप, प्राथमिक समूह होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है जिन समूहों की प्रकृति अस्थायी होती है और जो उद्देश्य पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शंस है अनिश्चित संगठन वाले समूह, निश्चित संगठन वाले समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, प्राथमिक समूह। जिन समूहों की प्रकृति अस्थायी होती है और जो उद्देश्य पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अनिश्चित संगठन वाले समूह, निश्चित संगठन वाले समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, प्राथमिक समूह। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हितों के प्रति चेतन समूह होगा। ठीक है, हितों के प्रति चेतन समूह होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैकएवर एंड पेज ने देखिए समूह की जब बात की थी तो एक तो इन्होंने क्षेत्रीय एकता वाले बताया था, क्षेत्रीय एकता वाले समूह, क्षेत्रीय एकता वाले समूह। ठीक है, एक बताया है इन्होंने हितों के प्रति जागरूक पर अनिवार्य संगठन वाले, सॉरी अनिश्चित संगठन वाले। ठीक है, अनिश्चित संगठन वाले होगा। अनिश्चित संगठन वाले समूह। और इसके अलावा हितों के प्रति जागरूक समूह। ठीक है, तो ये इन्होंने बताए हैं। पहला हो गया क्षेत्रीय एकता वाले समूह। ठीक है, क्षेत्रीय एकता वाले समूह। दूसरा हो जाएगा इन्होंने हितों के प्रति जागरूक पर अनिश्चित संगठन वाले समूह बताया। और तीसरा हो जाएगा हितों के प्रति जागरूक समूह। तो ये जो समूह के प्रकार है ये किसके द्वारा बताए गए हैं? मैकएवर के द्वारा बताए गए हैं। ध्यान रखेंगे, मैकएवर ने ये बताए हैं। ठीक है, मैकएवर ने ये समूह के प्रकार बताए। चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है किसने सामाजिक समूहों का वर्गीकरण ऊर्ध्व और क्षैतिज में किया? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं CH कूले, WG समनर, WF ऑकबर्न, मिलर। बताएं सामाजिक समूहों का वर्गीकरण ऊर्ध्व और क्षैतिज में किसने किया? यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऊर्ध्व और क्षैतिज एकता वाले जो समूह हैं ये प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं? ये मिलर के द्वारा बताए गए हैं, H मिलर। ठीक है, ऊर्ध्व की अगर हम बात करते हैं या हम कहें उद्रक समूह, वर्टिकल ग्रुप, इसका निर्माण होता है ऊंच नीच की भावना के आधार पर। ठीक है, ऊंच नीच की भावना के आधार पर होता है।
ठीक है। और क्षैतिज जब समूह की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सामाजिक समानता पाई जाती है। ठीक है, सामाजिक समानता के आधार पर इस समूह का निर्माण होता है और जो ऊंच नीच की भावना होती है वो कम पाई जाती है। तो ऐसे समूह का निर्माण जो होता है उसे हम क्षैतिज समूह कहेंगे। और जिस समूह में ऊंच नीच की भावना के आधार पर निर्माण किया जाए उसको हम उद्व या उद्रक समूह, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ग्रुप कहेंगे, सॉरी। ठीक है, उद्रक समूह वर्टिकल ग्रुप कहा जाएगा इसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है या ये हम ग्रुप के टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये मिलर के द्वारा दिए गए हैं। प्रश्न है, किसने कहा कि सामाजिक वर्ग वस्तुतः समूह है, वे अपेक्षाकृत खुले होते हैं, बंद नहीं। विकल्प में श्रीनिवास, FG बेली, बोटोमोर, आंद्रे बित्ते दिए गए हैं। सामाजिक वर्ग वस्तुतः समूह है, वे अपेक्षाकृत खुले होते हैं, बंद नहीं होते, ये किसका कहना है? यहाँ पर राइट क्या होगा? सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? सही विकल्प यहाँ पर बोटोमोर होगा। ठीक है, बोटोमोर होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने सदस्यता के आधार पर समूह को दो भागों में विभाजित किया? सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह। विकल्प में मिलर, RK मर्टन, ऑगबन, सोरोकिन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंबरशिप एंड नॉन मेंबरशिप ग्रुप की बात किसने की है? RK मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन ने की है। सोरोकिन ग्रुप के दो प्रकार बताते हैं। ठीक है, ग्रुप के दो प्रकार बताए इन्होंने, समूह के दो प्रकार सोरोकिन ने बताए हैं। एक तो इन्होंने एकल बंधन एक कार्यात्मक समूह बताया। एकल बंधन एक कार्यात्मक समूह, ये है इनका। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा है बहुबंधन समूह। दूसरा क्या हो जाएगा? बहुबंधन समूह हो जाएगा। सोरोकिन ने दो प्रकार बताए हैं, एकल बंधन एक कार्यात्मक समूह, दूसरा हो जाएगा बहुबंधन समूह। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। एकल बंधन समाज या एक कार्यात्मक समूह की अगर हम बात करें तो इसमें भी ये दो तरह के समूह की बात करते हैं। इसमें भी ये इन्होंने दो तरह के समूह की बात की है। जैव सामाजिक एक कार्यात्मक समूह और इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक एक कार्यात्मक समूह। सामाजिक सांस्कृतिक एक कार्यात्मक समूह। जैव सामाजिक एक कार्यात्मक समूह, सामाजिक सांस्कृतिक एक कार्यात्मक समूह, ये इसमें एकल बंधन एक कार्यात्मक समूह में ये दो प्रकार आ जाएंगे। तो ये वाले एकल बंधन समूह और बहुबंधन समूह की बात किसने की है? सोरोकिन ने की है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए। प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? बाह्य समूह समनव, प्राथमिक समूह कूले, संदर्भ समूह मर्टन, मानव समूह मैक्स वेबर। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? ABC सही है, मानव समूह यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, मैक्स वेबर नहीं होगा, होम्स होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? होम्स राइट आंसर हो जाएगा, ये इनका कॉन्सेप्ट है। प्रश्न है, किसने जातीय गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया था? विकल्प में कैथलीन गफ, L ड्यूमो, YB दामले, GS घुरिये यहाँ पर दिया गया है। जातीय गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किसने किया था? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर YB दामले होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, किस पुस्तक से मर्टन को संदर्भ समूह की अवधारणा का स्रोत प्राप्त हुआ है? यहाँ पर पुस्तकें देखिए, अमेरिकन सोल्जर है, कॉन्टिन्यूटी इन सोशल रिसर्च है, सोशियोलॉजी ऑफ साइंस है, रीडर इन ब्यूरोक्रेसी है। यहाँ पर कौन सी पुस्तक हो जाएगी? अमेरिकन सोल्जर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।